अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्जा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स पर सबसे पहले नजर डालते हैं कि वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं वो जारी हैं। आज सुपर 8 की दो जिंदा दिल टीम्स जो हैं वो मद्दे मुकाबिल होंगी। जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के दरमियान कांटे का मुकाबला भी मुतवक्के है। गुज़श्ता रोज इंग्लैंड ने मेजबान श्रीलंका को उनके होम ग्राउंड में शिकस्त दी है, जबकि जनूबी अफ्रीका ने भारत के खिलाफ मैच को वन साइडेड बना दिया है। भारतीय टीम को अगले दोनों मैचेस न सिर्फ जीतने हैं बल्कि अपना रन रेट पर भी उन्होंने नजर रखनी है, उसको बेहतर करना है। पाकिस्तान कल पॉलिकिले में 2 पॉइंट्स हासिल करने वाली इंग्लिश टीम का सामना करेगा। इसके साथ साथ PSL 11 की टीम्स में जोड़ तोड़ जारी है। सियालकोट की जो टीम है उनके कामिल खान फ्रेंचाइज से अलग हो गए हैं, जबकि मुल्तान सुल्तान्स की टीम रावलपिंडी हुई और अब नए नाम पिंडीज का बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया गया है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने द 100 लीग के लिए फ्रेंचाइजेस को पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नजरअंदाज न करने की वार्निंग भी जारी कर दी है। कौमी हॉकी टीम आज इस्लामाबाद में अबूरी सदर से मुलाकात और कल मिस्र रवाना होगी। PHF के इंतजामी ओहदों से ओलंपियंस की छुट्टी हो गई है और अब सिर्फ मैदान में टीम की कोचिंग कर सकेंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी बनाए जाने का इम्कान है। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जाहिद बदसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिद साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी। सलीम साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ, कहिएगा आज सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ और के दरमियान जो मैच होने जा रहा है, बताइएगा ये वो दोनों टीम्स हैं जिन्होंने अपने जो इससे पहले मैचेस थे वो चारों मैचेस जीते हैं, जबकि जिम्बाब्वे का जो एक मैच है वो बारिश की वजह से ना हो सका, लेकिन एक मोमेंटम उन्होंने बनाया हुआ है। जिंदा दिल टीम है, क्राउड को चार्ज रखती हैं और अपने होने का जो है एहसास वो भी दिलाती हैं। तो सबसे पहले इस मैच के हवाले से क्या कहेंगे? ये किसी को वहम गुमान में भी नहीं होगा कि जिम्बाब्वे की टीम भी इधर तक आएगी और वेस्ट इंडीज़ की टीम की भी जो परफॉर्मेंस है, जब ICC के इवेंट होते हैं उनमें आके बेहतर हो जाती है, लेकिन अभी तक बहुत शानदार परफॉर्मेंस जारी है और T20 की अच्छी टीमें साबित हुई हैं ये। और हम लोग तो अभी तक उस खुशी में डूबे हुए हैं, चेहरे पे हम सबकी खुशी है कि जो कल इंडिया मैच हारा है और बहुत ज़बरदस्त मैच हारा। अपने जीतने की इतनी खुशी नहीं हुई जितनी इंडिया के हारने की हुई, क्योंकि हमने तो बचपन में पढ़ा है, हमारे पाकिस्तान में तो पढ़ाया जाता है बचपन से कि हरूर का सर नीचा। शायद इंडिया में नहीं पढ़ाया जाता हो, क्योंकि ना सिर्फ यकीनन हम साउथ अफ्रीका और इंडिया के मैच पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो मैंने वेस्ट इंडीज़ का जिक्र किया, अगर हम उनकी टीम के हवाले से बात करें, दोनों टीम्स का हम मुकाबला देखें, हमने खुद भी जिक्र किया कि जिम्बाब्वे के बारे में भी किसी ने नहीं सोचा था कि वो यहाँ तक पहुँचेंगी। आज का मैच इस लिहाज से भी हम देखा जाएगा कि कौन सी टीम जीतती है, कौन सी टीम हारती है, सबके लिए जीत ज़रूरी है। शाय हॉप की बात करें, जसन होल्डर की बात करें, तो ये जो प्लेयर्स हैं इनके हवाले से क्या देखते हैं आज के मैच में, ये कितना अहम रोल प्ले करेंगे? इन लोगों की अब तक जो परफॉर्मेंस रही है वो बहुत ही अच्छी रही है, तो जाहिर है कि आज भी इनसे उम्मीदें होंगी। और जिम्बाब्वे का सिकंदर रजा जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते चले आए हैं। एज अ कैप्टन भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और एज अ प्लेयर भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। जो टीम जिसके ऊपर कोई तवक्कुआत ना हो, उस टीम को जब जो आपके ऊपर प्रेशर के बगैर वो खेल रही होती है, उसके ऊपर बहुत चांस होता है कि वो आगे जाए और बड़ा स्कोर करे, जीतते रहे मैच। तो जिम्बाब्वे की टीम ने इसी तरह अपने आप को साबित किया है। बाकी आप फिक्र नहीं करती, मैं आ रहा था उधर, मैं इस चीज़ को वहीं जोड़ कर लेकर आता इस मैच में वापस। खैर, अब जाहिद साहब से सवाल पूछ लें। वैसे आपने मुझे बोला हुआ है जाहिद साहब ने कि अगले हफ्ते 4 दिन तक उनके सवाल आप मुझसे पूछेंगे। आप जारी रखें सलीम भाई, जारी रखें, आप जारी रखें, आप कंटिन्यू कर लें। हम हमातन गोश हैं, हम गोश हैं आपकी गुफ्तगू सुनने के लिए। नहीं, आज मैं जाहिद साहब को सुनने के लिए बैठा, आप सुना। सही। जाहिद साहब, चलें आपके जानिब आ जाते हैं। कहिएगा, जिम्बाब्वे के जो ओपनर हैं ब्रायन बेनेट, अगर उनकी हम बात करें, वो अपने 3 मैचेस में नॉट आउट रहे हैं। क्या समझते हैं उनका ये जो टेम्परामेंट है, जिस तरह से उन्होंने अपनी इनिंग्स को वो खेलते हैं, क्या लगता है आगे फ्यूचर के लिए उनकी ये कितनी अहम हो सकती है? एक तो हिफ्जा, आपने जो शुरू में इंट्रो में कहा है ना, वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे दोनों ही टीम, क्योंकि जिम्बाब्वे तो ज़ाहिर है किसी के वहम गुमान में नहीं था कि इतनी अपसेट करेंगी, 2 बड़े मैच और सुपर 8 में आ जाएंगी। वेस्ट इंडीज़ भी जब यहाँ पर आई है तो जितने भी माहिरीन हैं उनकी जब गुफ्तगू होती थी तो वो वेस्ट इंडीज़ को भी सुपर 4 में यानी कि सेमीफाइनल की टीम करार नहीं देते थे। इस लिहाज से कहना चाहिए कि वेस्ट इंडीज़ ने भी जो है वो कमाल किया, उन्होंने अपने ग्रुप के चारों मैचेस जीते हैं। जहाँ तक इनके जिम्बाब्वे का तल्लक है तो जिम्बाब्वे की टीम
टीम है, एनर्जी बहुत है, क्योंकि इनके जो ओपनर हैं ब्रायन बेनेट, वो 3 मैचेस खेले हैं, एक मैच बारिश की नज़र हुआ, तीनों में वो नॉट आउट गए हैं। सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उनकी तीनों नॉट आउट इनिंग्स में एक भी छक्का शामिल नहीं है। जो हम अक्सर कहते हैं कि जारहाना क्रिकेट और ये कहते हैं कि पावर प्ले में स्कोर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो जिम्बाब्वे ने इस पर अमल नहीं किया। जिस चीज़ की हम तवक्को करते हैं बाबर आजम से, या जिसके लिए लिया गया था शायद बाबर को कि एक इनिंग्स रोकेंगे, एंकर का रोल प्ले करेंगे, वो बखूबी उनके ओपनर जो है वो अदा कर रहे हैं। 7 विकेटें गिरती भी जाएं, वो अपनी विकेट बचा कर खेलते रहते हैं। किसी मैच में 48 की है, एक में 63 की है, 64 की है, तो उन्होंने एक मिसाल दे दी है कि एक एंड रोकना बहुत ज़रूरी है। और जिम्बाब्वे की टीम जो है, जैसे एनर्जी बहुत है दोनों टीमों में, शाही हो बड़े भरपूर फार्म में, और ख़ास तौर पर जैसन होल्डर को खेलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मौजर बानी जो सिर्फ वर्ल्ड कप में ही शमूलियत के बाद PSL में भी मुंतखब किए गए हैं, मौजर बानी पर भी आप नजरें होंगी। एक अच्छा मैच होगा, क्योंकि अभी तक जो रिकॉर्ड देखा जाए या इतलात देखी जाए तो मुंबई की जो वानखेड़े की विकेट है वो ज़रा बैटिंग के लिए साजगार होती है। तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। यकीनी तौर पर दोनों टीमें जो है वो मैं समझता हूँ कि एक कांटे का मैच होगा, और दोनों की बैटिंग जो है वो काबिल दीद होगी, और बॉलिंग भी दोनों टीमों की काफ़ी अच्छी है। सही। यूसुफ, आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम हेड टू हेड ICC इवेंट्स की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ का रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बेहतर रहा है, तो क्या लगता है, लेकिन T20 है, ये अनप्रेडिक्टेबली इस गैप को क्लोज कर देती है, तो आज के मैच से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? देखें, इस T20 वर्ल्ड कप से एक बात तो साबित होती है कि कोई भी टीम कमज़ोर नहीं है। अच्छी प्लानिंग के साथ मैदान में उसको जाना पड़ेगा तो वो कामयाबी हासिल करती है। इसकी वाज़ेह मिसाल हमारे पास जिम्बाब्वे की टीम है, जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया, श्रीलंका को हराया, और अब सुपर 8 मरले में उसने रसाई हासिल की है। जाहिद साहब ने उनकी बैटिंग लाइन के हवाले से बात की, तो बिल्कुल इसी टेम्पो के साथ वो खेलते हैं। अभी तक उन्होंने 4 मैचों में सिर्फ 8 छक्के लगाए हैं, जबकि वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो उनके छक्कों की तादाद 36 है, जो सबसे ज़्यादा है अब तक के टूर्नामेंट में। इससे आप दोनों टीमों का अग्रेसिव मूड और टेम्पो जो सब्र है वो भी आप देख सकते हैं। जिम्बाब्वे की टीम ने सिर्फ एक बात सीखी है कि अपनी हिम्मत नहीं हारनी, अपने जुनून को बरकरार रखना, चाहे कोई भी टीम हो, क्योंकि उनके जो लीडर हैं सिकंदर रज़ा, वो पाकिस्तान की विकेटों के हवाले से भी काफ़ी उनके यकीनी तौर पर उनका तजर्बा है, और वही चीज़ों को वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं श्रीलंकन कंडीशन में भी। और अब चूँकि इंडिया की कंडीशन भी मिलती जुलती है, तो मेरे ख्याल में जो सिकंदर रज़ा की लीडरशिप है, इसने टीम को जल्द किया है। जहाँ तक वेस्ट इंडीज़ की बात है, वेस्ट इंडीज़ के तमाम खिलाड़ी पूरा साल लीग खेलते रहते हैं, मुख्तलिफ लीगों में वो नज़र आते हैं। उनका जो टेम्पो सिर्फ इसलिए है कि वो अपनी जो जरहाना स्टाइल है उसको अपनाते हैं, इसलिए वो अपनी कामयाबी हासिल करते हैं। और जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम इस कदर अच्छी परफॉर्मेंस देगी, ना जिम्बाब्वे से ये तवक्को थी। दोनों टीमों ने तमाम टीमों को सरप्राइज़ किया, दोनों के दरमियान एक कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। और जो जहाँ तक सब्र और प्लानिंग की बात है, तो मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान जो जिम्बाब्वे की टीम है उनकी कदर अच्छी प्लानिंग दिखाई देगी, और उनका वो टफ टाइम होगा वेस्ट इंडीज़ को उनको हराना। सही। सलीम साहब, जैसा कि आप बात कर रहे थे, हम गुज़िश्ता रोज़ के मैचेस की अगर बात कर लेते हैं, इंग्लैंड ने श्रीलंका को उनके होम ग्राउंड में शिकस्त दी, और इसी तरह हमारा जो इंग्लैंड से अब कल मुकाबला भी होगा, इस मैच पर भी नजरें हैं। दूसरी जानिब जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि भारतीय टीम ने अहमदाबाद में जो 90,000 का क्राउड था उसके चुप लगा दी है, और उसके सामने वो ये मैच हारे हैं, तो टीम पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। और टीम जो है वो अब तक एक जिस मोमेंटम में चल रही थी, साउथ अफ्रीका जिन पर नॉर्मली चॉकर्स कहा जाता है, तो उन्होंने बता दिया। आगाज़ में कुछ लग रहा था, दोनों की बैटिंग इस तरह से थी कि कुछ अनप्रेडिक्टेबल था। तो सबसे पहले साउथ अफ्रीका की बैटिंग के हवाले से क्या कहेंगे? हमें उम्मीद नहीं थी जब 20 पर 3 आउट थे, लेकिन फिर भी 187 का टारगेट हमारे सामने आया। देखिए, किसी बड़ी टीम में और किसी जो ऐसी मेंटली स्ट्रांग ना हो टीम, उसमें यही फ़र्क होता है जो कल हमें देखने को मिला। इंडिया के खिलाफ जब हमारा मैच था, हमारी 3 विकेटें गिरी थी, उसके बाद हमारी बैटिंग किस तरह होती रही, बमुश्किल हमने 100 क्रॉस किए थे। साउथ अफ्रीका की 3 विकेटें गिरी, सबको लग रहा था कि यार अब जो इनकी टीम फारिग हो गई, लेकिन उन्होंने जिस तरह अपना मोमेंटम बरकरार रखा और टारगेट किया 2-3 बॉलर्स को इंडिया के, और उनके खिलाफ उन्होंने अपना स्कोर बनाया, और फिर 187 तक वो गए। तो उसके बाद इतनी जल्दी 3 विकेटें गिरने के बाद इतना बड़ा स्कोर बनाना ही बहुत बड़ी बात थी। और इंडिया की टीम ज़ाहिर है सारी कंडीशन उसकी अपनी, सब कुछ, क्राउड इतना सारा, आराम से वो लग रहा था कि आराम से बना लेंगे, लेकिन जिस तरह वो पहले ही ओवर में विकेट गिरी उनकी पहली, फिर वो संभल नहीं सके, और उसके बाद उनकी विकेटें गिरती रहीं। वो सुपीरियर, बहुत अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, इस वजह से थोड़ा सा एक तो प्रेशर भी इस वजह से आ जाता है। सिर्फ टीम को छोड़ दें आप
क्राउड जो ब्रॉडकास्टर है जिसने वीडियो भी बनाई थी साउथ अफ्रीका की, बाद में डिलीट की, वो हर मैच से पहले बस क्योंकि वो बगैर हारे हुए खेले जा रहे हैं, पिछले वर्ल्ड कप में भी नहीं हारे थे, अभी ये पहली बार वो हारे हैं, तो सदमे से निकलने में उनको टाइम लगेगा। एक चीज़ ये थी कि एक तो हार होती है, एक हार होती है बदतरीन हार, तो ये हार थी बदतरीन हार जिसकी वजह से उनका नेट रन रेट बहुत ख़राब हो गया। अब ना सिर्फ अगले मैच जीतने हैं बल्कि बड़े मार्जिन से उनको जीतने होंगे, तब जाके बरकरार रहेंगे इस इवेंट में वो, और सेमीफाइनल की दौड़ में बाहर हो जाएं तो बड़ा मज़ा आएगा। वैसे बाय द वे अब खैर दूसरे मैच की तरफ आते हैं, तो इंग्लैंड की टीम भी बैटिंग उनकी इतनी अच्छी जा नहीं रही थी, लेकिन जिस तरह फिर भी उन्होंने गिरते पड़ते स्कोर बना लिया बेहतर। श्रीलंका अपने होम ग्राउंड पर जिस तरह विकेटें गंवा रहा था और जिस तरह उसकी बैटिंग फ्लॉप हुई, वो बिल्कुल समझ से बाहर रहा। एक ऐसा मैच जो उसको जीतना चाहिए था, जो बज़ाहिर लग रहा था कि आराम से जीत जाएगा, लेकिन उस तरह से परफॉर्म कर नहीं पाया। अब पाकिस्तान टीम के लिए भी इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है, थोड़ा सा मैं टॉपिक से हट रहा हूँ पेशगी माजरत के साथ आपसे, कि उसमें पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव साइन ये है कि उसको सामने नज़र आ चुका है कि इंग्लैंड और श्रीलंका दोनों टीमें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे फॉर्म में नहीं जा रही, जिनको काबू किया जा सकता है। अब देखना ये है कि किस तरह से प्लान, इंडिया के खिलाफ ही हमारे हाथ पांव फूलते हैं, बाकी मैचों में तो फिर भी हम लोग खेल लेते हैं। तो हमारे पास अब अगर हम करंट टीमों की फॉर्म देखें तो बड़ा अच्छा मौका है बीबी सेमीफाइनल में पहुंचने का। सही। जाहिद साहब, कल के मैच में अगर हम साउथ अफ्रीका की जानिब से बात करें, मिलर की जो इनिंग्स थी वो कितनी हेल्पफुल रही साउथ अफ्रीका के लिए। फिर ब्रेविस और स्टब्स का हम जो कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, उन्होंने 90 रन्स की पार्टनरशिप की। फिर अगर हम ब्रेविस के स्ट्राइक रेट की बात करें, वो 155 प्लस थी, तो उनके हमें एक इंटेंट नज़र आया, एग्रेसिव इंटेंट नज़र आया कि आउट होने के बाद भी जो विकेट्स थी स्टार्टिंग में, वो गिरने के बाद भी उन्होंने प्रेशर नहीं लिया, बल्कि वो प्रेशर दूसरी टीम पे दिया। तो उनके कुल जो मैच में स्ट्रेटजी थी वो कितनी बेहतर थी? देखिए अफजा, एक तो अहम बात यह थी कि कल इंडिया इस इवेंट में पहली दफ़ा चेज़ कर रहा था, पहली दफ़ा ही पता चला उनकी कमज़ोरियाँ खुलकर सामने आ गई। अभी तो यही लगता है कि उनकी टीम जो है प्लेइंग 11 जो वहाँ पे तनकीद भी हो रही है सोशल मीडिया के, अब तो ज़ाहिर है पूरी तोपों का रुख उनका गौतम गंभीर की तरफ है, कप्तान की तरफ है, टीम मैनेजमेंट की तरफ है कि उन्होंने टीम बैलेंस नहीं बनाई। कुलदीप यादव को बाहर बिठाया, अक्षर पटेल को बाहर बिठाया। वरुण चक्रवर्ती बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उनको गालबन 46 रन, सबसे ज़्यादा रन पड़ गए। हार्दिक पांड्या को 45 रन बने। जो आपने कहा, एक तो देखें दोनों टीमें, किसी टीम ने भी 50 स्कोर नहीं किया पावर प्ले में। पावर प्ले में उनकी जल्दी विकटें गिरी, और साउथ अफ्रीका ने इब्तदाई विकटें जल्दी गिरने के बाद जो दरमियान में मिडल आर्डर पे उनके तीनों थे, डेविड मिलर्स और स्टब्स वगैरह और ब्रेविस, उन्होंने शानदार बैटिंग की है, बहुत कमाल की बैटिंग की और बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हो गए। एक मौके पे लगता नहीं था कि उनकी टीम 150 रन भी करेगी, लेकिन जब चेज़ करने पे आई भारतीय टीम तो वहाँ देखें उनकी इब्तदाई, अभिषेक शर्मा जो है अब तो एक बोझ सा लगते हैं टीम पे। हालांकि आपको पता है कि उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, शोहरत भी बहुत अच्छी है, यकीनन उनमें जाराना क्रिकेट खेलने की एबिलिटी भी है, लेकिन शायद अभी तक लगता वो है कि वो हर बॉल को चौका और छक्का ही लगाना चाहते हैं। 3 डक लिए उन्होंने, कल 14 रन बनाए उन्होंने, और एक ही साइड पे 2 उन्होंने गालबन 2 चौके भी लगाए थे। तिलक भर में आउट ऑफ फार्म है, सबसे भरपूर फार्म में ईशान किशन थे, लेकिन कमाल है उसका उनके साउथ अफ्रीकन के कैप्टन का, मरकरम ने पहला ओवर किया और पहले ही कीमती विकेट उन्होंने ईशान किशन ले ली। यहाँ से प्रेशर में आ गई इंडिया की टीम और किसी मौके पर भी नहीं निकल सकी। और उनके डुबे जो हैं मिडल ऑर्डर में, शेवन डुबे, एक मौके पे तो अगर डेविड मिलर उनका कैच ले लेते तो वो भी इतने नुमाया जो 40 या 42 रन किए, इतने भी नहीं कर सकते थे। कल बिल्कुल वन साइडेड हुआ। 17 मैच ICC के टूर्नामेंट में मुसलसल जीतने के बाद इंडिया की टीम हार गई, और इस बात का सबूत मिला कि कोई भी टीम जो है यहाँ पे नाकाबिल शिकस्त नहीं है। जब टीम एक होकर खेलती है, मेरा ख्याल साउथ अफ्रीका ने वो बदला भी लिया, और जिसका सलीम खालक साहब अभी जिक्र भी कर रहे थे, उन्होंने बाकायदा मजाक भी उड़ाया, यानी कहा कि आप जो है, हम पिछला टूर्नामेंट भी जीते थे और आज आप केक को होटल वाला ले जाओ, इस टाइप का। तो उन्होंने साबित कर दिया कि जब टीम संजीदा होती है, और ख़ास तौर पर उनका सिर्फ सोशल मीडिया देखा जाए तो उनको इसकी तकलीफ से भी बड़ा कहना चाहिए, एक तकलीफ सी पहुंची है कि उन्होंने इनको आउट करके बहुत ज़्यादा उछल कूद का मुजाहरा नहीं किया, गोया को वो समझते थे कि उनके शायद लेवल की टीम ही नहीं है। तो अब भारतीय टीम का पता चलेगा कि नेक्स्ट मैचेस में वो कैसे खेलते हैं, जब उनको पर ओवर भी सामने रखना पड़ेगा, रन रेट भी सामने रखेगा, तो प्रेशर में दिखाई देगी अब भारतीय टीम अगले मैचेस में।
बिल्कुल। यूसुफ, आप क्या कहते हैं, स्पेशली अगर हम अभिषेक की बात करें तो हमने कल के मैच में देखा, हम जिस तरह से कहते हैं कि अगर थोड़ा रोक कर खेला हो, विकेट बचा कर खेला हो, तो वो ज़्यादा देर जो है वो नहीं कर सकते हैं, रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं अभिषेक शर्मा अगर उन्हें इसी तरह से हार्ड बॉल कराया जो हमने कल देखा। वो बार बार हिट की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उनसे हिटिंग नहीं हो रही थी तो वो ज़्यादा देर रोक नहीं सके हैं। तो ये भी उनकी कमज़ोरी जो है वो कल किसी हद तक सामने आई, आप बेहतर बता सकते हैं। देखें हिफ्ज़ा, एक तो माह रमज़ान शुरू हो गया है, मुझे लगता है कि लोगों की जो क्रिकेट फैंस की दुआएं कबूल होना शुरू हो गई हैं। कल जो मैच हो रहा था उसमें सारी की सारी जो हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं उनकी दुआ ये थी कि या किसी तरीके से साउथ अफ्रीका जीत जाए, उसकी कामयाबी के लिए दुआ कर रहे थे। जब टीम जीती तो सारे लोग वहाँ खुश थे कि चलें इंडिया को किसी टीम ने तो हराया है। तो जहाँ तक आपने अभिषेक शर्मा की बात की, वो एक्सपोज हो चुके हैं। पहले जब वो क्रिकेट में आए थे तो उनके खिलाफ जो होमवर्क था मुखालिफ टीम इतना ज़्यादा नहीं था। अब तमाम टीमों ने उनको वॉच कर लिया कि किस तरह की वो बैटिंग करते हैं, कहाँ पर खेलते हैं और कहाँ पर उनको फील्ड प्लेसिंग करनी चाहिए उनके खिलाफ, किस बॉलर के खिलाफ उनको ज़्यादा पहले आजमाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा होमवर्क किया था साउथ अफ्रीका की टीम ने। उन्होंने एक्सपोज किया उनकी पूरी बैटिंग लाइन को, अभिषेक शर्मा को आउट किया, सारी उसकी जो दबाव था एक दूसरी टीमों पर वो उनको ख़त्म करवाया इंडिया की टीम का। क्योंकि जब आप अच्छी होमवर्क करते हैं, हर बैटर के खिलाफ पूरी प्लानिंग करते हैं कहाँ पर किसको गेंद करवानी है, तो उसमें कामयाबी भी आपको मिलती है। तो इंडिया को एक थी आज, तो मेरे ख्याल में कल के जब मैच में रोहित शर्मा की याद आई होगी, विराट कोहली की याद आई होगी। आपको पता जब रन चेंज करने की बात करते हैं तो इंडिया की फतवात में 95% रोहित और विराट कोहली का किरदार रहा है। अब वो एक्सपोज हो गए हैं कि उनके जाने के बाद उनका जो एक बैटिंग आर्डर है, जो बैटर्स हैं उनके, वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। वक्ती तौर पर उनको कामयाबियाँ मिलती हैं जब वो शुरू में बैटिंग करते हैं, इब्तदाई ओवर में उनके पास इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, इसलिए हमें वो परफॉर्म करते नज़र आते हैं। लेकिन असल बैटिंग लाइन वही होती है जो अब रन चेज करते हुए प्रेशर में परफॉर्म करे। कल इंडिया की टीम एक्सपोज हुई है और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान टीम को भी इससे सीखना चाहिए कि जिस तरह साउथ अफ्रीका की टीम ने उनके खिलाफ अपनी हिकमत अपनी तरतीब दी, अपनी सारी चीज़ों को उन्होंने मॉनिटर किया, अपने सारे खाने जो उन्होंने टिक किए उसको, इसी तरह पाकिस्तान को भी अगर सेमीफाइनल हमारा उनके साथ मुकाबला होता है इंडिया के साथ, तो पाकिस्तान को भी अच्छी प्लानिंग के साथ जाना चाहिए। इंडिया हवा बना हुआ था जो साउथ अफ्रीका ने कल ख़त्म किया। यकीनी तौर पर आने वाली टीमों के लिए उनके साथ मैचेस होंगे, उसमें अब सारा जो प्रेशर होगा इंडियन टीम पर होगा। ऊपर से गंभीर के खिलाफ भी यकीनी तौर पर एक तनकीद शुरू हो चुकी है, तो वो भी प्रेशर में आ चुके हैं। अब जो पूल ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये टूर्नामेंट ओपन हो गया है, किसी भी टीम के पास अब अपने आप को परफॉर्म करने का आखिरी मौके लग रहे हैं आने वाले दिनों में। अब देखते हैं कि ये टूर्नामेंट किस तरह। और जैसे जाहिद साहब ने कहा है कि किसी भी टीम को हराना बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। इंडिया भी कल जब ये मैच आ रही, यकीनन हम लोग भी बड़े खुश हुए थे, लेकिन फिर भी इस वक्त गौतम गंभीर पर तनकीद जारी है और अब इंडिया को अपने अगले मैचेस ना सिर्फ जीतना है बल्कि अपना रन रेट बहुत बेहतर करना है। डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। टी20 में जिसका दिन होता है वो जीत जाता है, साहिबजादा फरहान ने गुफ्तगू की है। जाहिद साहब कहिएगा, उन्होंने जो बातें की हैं अपनी डिस्कशन में मैचेस के हवाले से, क्या कहेंगे? देखिए हिफ्ज़ा, आज वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी साहिबजादा फरहान की, हमारे ओपनर्स की, जिन्होंने पिछले मैच में सेंचुरी की थी। क्योंकि पाली किले में कल पाकिस्तान का मैच खेला जाएगा और पाकिस्तानी टीम कल से वहाँ पर डेरे डाल चुकी है। जो आपने जिक्र किया तो उन्होंने कहा है कि मुझे बाबर आजम ने बताया कि यहाँ पर रन्स बनते हैं, और जोफ्रा आर्चर के बारे में उन पर सवाल हुआ कि बड़ा मुश्किल बॉलर है। उन्होंने कहा नहीं, उतना खेलना मुश्किल नहीं है। जोफ्रा आर्चर को शायद उन्होंने थोड़ा सा इजी भी लिया। उन्होंने कहा कि इतनी स्पीड वाले जो क्रिकेटर हैं, फास्ट बॉलर हैं, उनको हम पाकिस्तान में फेस करते रहते हैं। साइम अयूब के बारे में उनका कहना था कि वो अच्छे ओपनर हैं और हम तवक्को करते हैं कि भरपूर फॉर्म में होंगे। बहरहाल उन्होंने कहा कि इंटरेस्टिंग मैच होगा, दिलचस्प मैच होगा। और जहाँ तक पिछले मैच के बारे में सवाल किया गया उन पर के साथ तनकीद की जा रही है कि बारिश भी हो रही थी, अबरआलूद मौसम था, और फिर टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला क्यों किया। उन्होंने कहा ये फैसला तो टीम मैनेजमेंट का और कप्तान का होता है। बहरहाल उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मैं अपनी भरपूर फॉर्म जारी रखूँगा। और जहाँ तक ये जिक्र है कौन सी टीम मजबूत है कौन सी कमज़ोर है, तो ऐसा नहीं होता। जो उस दिन बेहतर खेल का मुजाहरा करता है, अपनी 100% कारकर्दगी देखता है, वो फतह याब होता है। सही। सलीम साहब, अब मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। PSL में जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं उन पर बात करना चाहूँगी। जैसे सियालकोट फ्रेंचाइज की अगर हम बात करें, कामिल खान, उनका अलग होना, क्या कहेंगे? अभी नई टीम बनी है, नई टीम खरीदी है, तो फ्रेंचाइज में क्या इंस्टेबिलिटी का कोई इशारा करती है? इसके साथ साथ जो इस वक्त पिंडी की टीम है उसका भी नाम सामने आया है, मुल्तान सुल्तान से हटकर पिंडी ने खरीदा और फिर जो नाम सामने आया, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, जो ये
सियालकोट का इशू था, ये शुरू से ही हुआ था। जिस वक्त ये टीम के लिए बिडिंग हो रही थी उसी वक्त 10 मिनट का ब्रेक लिया था जो उसके ओनर थे वो और उनके साथी ने। वहाँ पे उनके जो 2 पार्टनर हैं, एक स्विट्ज़रलैंड के थे और एक सियालकोट के थे, उन दोनों ने कहा यार ये आप बहुत आगे जा रहे हो, हम शायद अब आपके साथ नहीं आ सकेंगे। और उनको उसी वक्त पता लग चुका था कि पार्टनर उनके कम हो गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जारी रखी बिडिंग और टीम ली और बड़ी हैवी प्राइस पे ली 1.85। उसके बाद फिर पीसीबी को पेमेंट नहीं हो रही थी, तो पीसीबी को बैंक गारंटी जो पहले इन्होंने दी वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से दी और बहुत पापड़ बेलने पड़े उनको उसके लिए। जब वो हो गया तो उसके बाद उन्होंने पार्टनर्स की तलाश शुरू की, तो एक मोहम्मद शाहिद नाम के साहब उनको मिले जिन्होंने कोई पैसे दिए नहीं, लेकिन उसके बगैर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी गई लाहौर में भी, कराची में भी, और वसीम अकरम उनके साथ आ गए एज अ प्रेसिडेंट। लेकिन बाद में जब 2 हफ्ते तक वो भी कहते रहे पैसे आ रहे हैं, मेरे पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, नहीं आए, तो पीसीबी परेशान हुआ कि ये कहाँ फंस गए। तो फिर पीसीबी ने बैंक गारंटी कैश करने का कहा, तो जो सबसे पहले वाले ओनर थे मजीद साहब, उन्होंने फिर कहा कि एक और पार्टी को इनको मिली है। लेकिन बहरहाल अब ये है कि एक पीएसएल की जो पहली जो टीम की अभी इसमें वेडिंग हुई थी इसमें एक पार्टी नाकाम रही थी, वो अब आ रही है। 90% से ज़्यादा शेयर्स उसको मिल रहे हैं और गालिबन आज के बारे में सुना था कि पेमेंट हो जाएगी, तो उसके बाद जो मजीद साहब हैं उनके पास शेयर्स नहीं रहेंगे और टीम के मामलात भी जो मैनेजमेंट है वो उनके हाथ से हट जाएगी। तो ये 2 इस तरह इस टीम के साथ हो चुके हैं कि जो इन लोगों ने वादे किए वो पूरे नहीं किए। होपफुली जो नई पार्टी आ रही है, सुना है वो फाइनेंशियली स्टेबल है, तो इससे ये मसला हल होगा। बाय द वे वसीम अकरम हट चुके हैं। वसीम अकरम से मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा मैंने तो फ़ोन पे ही बात हुई थी, हालांकि वसीम अकरम के वीडियो इंटरव्यू भी उधर चला था, लेकिन वसीम अकरम कह रहे हैं अब इस टीम के साथ तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है। रही बात रावलपिंडी की, जी उन्होंने अपना नाम रख दिया है पिंडी, जिसपे कोई इतना अच्छा रिएक्शन नहीं आया सोशल मीडिया पे, लेकिन उनकी टीम, उनका पैसा, उनकी मर्जी, वो जो नाम रखे। सही। यूसुफ, आप इस हवाले से क्या बताएंगे? अगर हम इस वक्त हैवी सेल जो हो रही है पीएसएल में फ्रेंचाइज की, हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियली ये लीग आईपीएल के करीब जा रही है, और फिर सियालकोट का जो इशू है कामिल खान का अलग होना, इस हवाले से आप क्या बताएंगे? देखें, जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक जब ये बिडिंग हुई थी तो उस वक्त जो उनके पास हमजा मस्जिद के पास बजट था वो था 1 अरब 30 करोड़ का। बाकी जो जब बिडिंग हाई गई वहाँ पर तो उन्होंने कहा कि हमने टीम तो लेनी है। फिर उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो आसिफ नदीम बैठे हुए हैं और कामिल खान ने कहा कि ठीक है हम बाकी जो पैसे हैं सारे हम आपको शेयर करेंगे, हम मिलकर ये टीम ले लेते हैं। और उसके बाद जब पैसे जमा करवाने की बात आई तो फिर आसिफ नदीम साहब थोड़ा पीछे हट गए और कामिल खान साहब भी पीछे हट गए कि आप अपने पल्ले से पैसे दे दें, जेब से अदा कर दें, हम आपको बाद में अदायगी कर देंगे। ये मामला इस तरह चलते रहे। यकीनी तौर पर यह सूरत हाल पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी अच्छी नहीं है कि एक बिडिंग हुई जिसमें कामयाब बोली आपने दी 1 अरब 85 करोड़ की, लेकिन जब पेमेंट का वक्त आया तो आपने कहा कि जी अभी थोड़ा वेट करें, अभी ये चीज़ें आ रही हैं, वहाँ से पैसे आ रहे हैं, वहाँ से पैसे आ रहे हैं। ओवरऑल इससे पीसीबी पे थोड़ा सा परेशान हुआ कि ये सूरत हाल क्या हो गई है। आप क्योंकि मामला कुछ बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, हमजा मजीद ने दोबारा किसी से रब्ता किया कि हमसे शेयर लें, तो अगर वो शेयर आज जिस तरह तय हो जाए तो मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है कि जो सेटल डाउन चीज़ें हो रही हैं और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले थोड़ा सा डाउट था लोगों के जहनों में बोली के हवाले से, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग की ब्रांड है, ये इस तरह की बातों से हमसाया मुल्क के मीडिया भी फ़ायदा उठाता है और वो भी पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करता है। ठीक है, डिस्कशन को जारी रखते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यूसुफ, मैं आपके जाने आना चाहूँगी, अगर हम दीगर खेल को डिस्कस करें, हॉकी, उसमें जिस तरह से मसाइल आजकल हमें नज़र आए हैं और ये काफ़ी सीरियस भी हैं, एक क्राइसिस से गुजर रही है हमारी हॉकी, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? अब जो फैसला सामने आया है ओलंपियंस को हटाना, आप क्या समझते हैं, ये हम रिफॉर्म की जानिब बढ़ रहे हैं या हम एक्सपीरियंस को साइडलाइन कर रहे हैं? ये कितना बेहतर फैसला? देखें हिफ्ज़ा, इसकी बहुत पहले से ज़रूरत थी। हॉकी ओलंपियन यकीनी तौर पर खेल के मैदान में उन्होंने कामयाबियाँ हासिल की हैं, तो अब क्योंकि थोड़ा सा तब्दील चीज़ों को करने की कोशिश की जा रही है। अब जो नए सदर हैं मोहिउद्दीन वानी, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जो हॉकी ओलंपियन होंगे उनको सिर्फ मैदान में काम लिया जाएगा, जबकि जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो इंतज़ामी मामला हैं, उस पर प्रोफेशनल को लाया जाएगा। यही पूरी दुनिया में होता है, कहीं भी इस तरह की चीज़ें हम मिसालें नहीं मिलती कि हॉकी ओलंपियन की तमाम मामला देखते हैं। और ये ख़राबियाँ भी इसलिए हुई है कि तमाम मामला की ज़िम्मेदारी हॉकी ओलंपियंस पर ही डाल दी गई थी। वहाँ पर आपने देखा कि सियासत भी हुई, पसंद नापसंद के फ़ैसले भी हुए, करप्शन के इल्ज़ामात भी लगे, और जिसकी वजह से जो हॉकी थी वो लोगों को दिलों से बहुत दूर होती चली गई। अब दोबारा एक स्टेप लिया गया है, एडहॉक कमेटी के जो सरबराह हैं वो वानी साहब, उन्होंने इस सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की है
और इब्तदाई मरहले में उन्होंने जो कोचेस थे उनका भी अलग से इंतखाब किया। जो डेवलपमेंट कमेटी है उसमें हॉकी के ओलंपियन को लिया, जिसमें हसन सरदार हैं, सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब जैसे महार लोगों को वहाँ की खिदमत हासिल की गई हैं। वो हॉकी डेवलपमेंट के हवाले से काम करेंगे, हॉकी जो सिलेक्शन होगी उसके वो सारे मामला देखेंगे। जबकि जो इंतज़ामी मामला हैं, जिस तरह आप कहते हैं कि ख़जानची के मामला थे, वो उन्होंने फ़ारूक अतीक ख़ान उनको ज़िम्मेदारी ये सौंपी। वो प्रोफेशनल हैं। उनके साथ साथ जो सेक्रेटरी हैं वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड अकमर साहब को वहाँ पर लगाया गया। और इस तरह की जो चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हॉकी में बेहतरी आएगी। और जो अब कोचिंग के लिए पाकिस्तान की टीम जा रही है मिस्र में, जो पाकिस्तान का पहला चैलेंज है वो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड खेलना, जो पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। वहाँ पर ख्वाजा जुनैद साहब को बतौर हेड कोच वहाँ पर टीम के साथ भेजा जा रहा है। जाहिद साहब, आप क्या समझते हैं, जैसा यूसुफ ने जिक्र किया है कि इस्लामाबाद में आज अबूरी सदर से मुलाकात, फिर कल मिस्र रवाना होंगे, इस पेशरफ के हवाले से, और फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाने का जो प्लान है, आप क्या समझते हैं ये मॉडल पीसीबी जैसा होगा? तो देखें, जब से ऑस्ट्रेलिया से टीम वापस आई तो आपको पता है क्राइसिस था। मात बट के वो पहली दफ़ा मीडिया से गुफ्तगू करने से लेके फिर जो है टीम मैनेजमेंट को हटाया गया। बुगती साहब जो इसके साथ सबक सदर थे, उन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया और जाते जाते पाबंदी भी लगा दी थी मात बट पे। बहरहाल 2 या 3 दिन का मुख्तर सा दिन नहीं कहना चाहिए, रात ही कहना चाहिए, क्योंकि रमज़ान था तो रात को टीम प्रैक्टिस करती थी। आज टीम जो है अभी शायद रास्ते में इस्लामाबाद पहुंचने वाली होगी। आज उनकी वानी साहब के साथ मुलाकात है। इसके बाद टीम जो है कल मिस्र के लिए रवाना हो जाएगी। जो बात आपने की है तो क्या हम बचपन से मुनीर नियाज़ी का शेर सुनते हैं कि कुछ शहर दे लोग भी ज़ालिम सन, कोई सानू मरंदा शौक भी सी। तो ओलंपियंस को जब से हम स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कवर कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं ओलंपियंस आए, आपस के इख्तलाफात, आपस की लड़ाइयाँ, लेग पुलिंग और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात। और मैं तो खैर इस चीज़ का हमेशा से कायल रहा हूँ कि इसकी ऑडिट रिपोर्ट सामने आना चाहिए, ताकि पानी का पानी और दूध का दूध हो जाए, पता चले किसके हाथ साफ़ हैं, किसके हाथ साफ़ नहीं है, और क्या फंड्स मुनासिब मौके पर ख़र्च होते रहे या नहीं होते रहे। और जैसा अब यूसुफ साहब ने बताया कि हॉकी की हद तक जो मैदान में हॉकी होगी वहाँ तक, जैसे कि हसन सरदार और सलाहुद्दीन जो हमारे ओलंपियंस हैं उनको जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, लेकिन बाकी जितने अमूर हैं वो उनमें हॉकी ओलंपियंस नहीं होगी। एक बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है, अल्लाह करे कि हॉकी के खेल में भी जान पड़ जाए, ये क्राइसिस भी खत्म होना चाहिए। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, अगर हम इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की बात करें, दी 100 लीग की बात करें, तो उन्होंने फ्रेंचाइज को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को इग्नोर करने की जो किया जा रहा है उसकी वार्निंग भी दी है कि इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं, हम अगर माजी में जो टेंशन्स रही हैं और जो सिलेक्शन कंट्रोवर्शियल रही हैं, अब लगता है कि प्रोफेशनलिज्म डोमिनेट कर पाएगा? देखिए, ये 4 जो टीमें हैं दी 100 की, वो इंडियन ओनर्स ने ख़रीद ली हैं, IPL वाले, तो सारा उनका कंट्रोल है। एक व्हाट्सएप मैसेज जो है जो लीक हुआ उसके ज़रिए ये बात सामने आई कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को सेलेक्ट ना करने का उन्होंने कहा है, एजेंट को बोला है कि उनका ना ही भेजो, नाम तो अच्छा है, लेकिन वो शामिल हैं जो ऑक्शन हो रहा है इसका। जब ये बात डिस्क्लोज हुई तो हैरी ब्रूक जो इंग्लैंड के कप्तान है, उन्होंने भी कहा बड़ा शेमफुल होगा अगर ऐसा हुआ, पाकिस्तानियों को नहीं आने दिया। माइकल वॉन ने पूरा कॉलम लिखा है इस पर, एक शोर सा मचने लगा तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड फिर सामने आया। अब उसने कहा है कि जी ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबको ईमेल लिखी है जितनी फ्रेंचाइज हैं कि अगर किसी ने भी जानबूझकर पाकिस्तानी प्लेयर्स को नज़रअंदाज किया और ये साबित हो गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट ये इशू उठा और इंग्लैंड से ही उठा, बड़े बड़े नाम सामने आए, जिसकी वजह से इंग्लिश बोर्ड को भी फिर सामने आकर ऐसा बोलना पड़ा। सही। कल की अगर हम वापस वर्ल्ड कप के मैचेस की बात करें, जिसके एक हाइप क्रिएट है और इस वक्त कह लें कि शायकीन क्रिकेट, स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले, उन सब की नज़रें हैं मैचेस पर। कल पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ ही मैच होने जा रहा है, जिसके हवाले से हम उम्मीद करते हैं। यूसुफ, कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए? बिकॉज इंग्लैंड की अगर हम बात करें, वो मैच जीत कर आई है, श्रीलंका को होम ग्राउंड पर शिकस्त दी है, तो एक अच्छा मोमेंटम भी है, एक अच्छा मोराल भी है। पाकिस्तान को जीत बहुत ज़रूरी है। हमने एक मैच तो हासिल कर लिया न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन वो भी बारिश की वजह से। कल के मैच के हवाले से क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या अलाउ करना चाहिए हमें इस वक्त टॉस में जब हम पिच को देखेंगे? देखें, पहले तो ये दुआ करनी चाहिए कि बारिश ना हो, मैच पूरा हो। अगर मैच ये पूरा होता फिर पाकिस्तान की कामयाबी के ज़्यादा बेहतर इम्कान हो सकते हैं। पाकिस्तान ने जो गलतियाँ की थी अब उनका ज़ाला करने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल में अच्छी प्लानिंग के साथ उतरा जाए तो इंग्लैंड ऐसी टीम नहीं जिसको हराया ना जा सके। पाकिस्तान को अपने पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करना पड़ेगा, फील्डिंग अच्छी करना पड़ेगी, बॉलिंग जो नंबर्स हैं उनको ज़रा बेहतर करना पड़ेगा, जिससे पाकिस्तान और अपने प्लेयर्स को अच्छी टाइमिंग पे यूटिलाइज करने की बहुत ज़रूरत है। चाहे वो आपके बैट्समैन हैं या बॉलर्स हैं, उनको उनकी टाइमिंग पर यूटिलाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कल के मैच में पाकिस्तानी जो प्लेइंग 11 है वो क्या होनी चाहिए, किन किन प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए, या पुरानी जो प्लेइंग 11 है उसको कंटिन्यू करना चाहिए? लेट्स सी क्या डिसीजन लिए जाएंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।